तो जितना इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ा उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। तो यदि एक सिंगल पार्टिकल है सिस्टम में तो मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा, 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम। तो एक सिंगल पार्टिकल का सिस्टम के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। यदि एक पार्टिकल का सिस्टम है तो if we have one particle system, then maximum number of independent coordinates required to specify the configuration, specify the position will be 3। वो कौन कौन? X, Y and Z। Hence, maximum number of degree of freedom तीन से कम भी जरूरत पड़ सकता है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। यदि उसके मोशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो तीन तीन की जरूरत, 3 गो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा एक सिंगल पार्टिकल का पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। और यदि n पार्टिकल का सिस्टम है, सिस्टम में n पार्टिकल्स है, तो सब पार्टिकल का पोजीशन बतलाने के लिए 3 को कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। तो टोटल आपको 3n नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n बोलेंगे। फॉर n पार्टिकल सिस्टम maximum number of degree of freedom is equal to 3n। कोई वहां पर है, कोई वहां पर है, तो उसके लिए भी 3 कोऑर्डिनेट, उसके लिए भी 3 कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट से उसके कोऑर्डिनेट को कोई मतलब नहीं है। कहोगे सर एक्स वाई जेड है ना, ठीक है एक्स वाई जेड, लेकिन इसका एक्स वाई जेड उसका एक्स वाई जेड अलग अलग होगा। पूरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बताना। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन कहां पर है, कौन कहां पर है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, ये भी आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन में। अभी पोजीशन वाला कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें हर पार्टिकल का पोजीशन को बतलाने के लिए 3 को मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। तो n नंबर्स ऑफ पार्टिकल का सिस्टम के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n। डिफिनीशन क्या हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वो लिखो 10। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, number of independent coordinate required to specify the configuration of a dynamical system
are called number of degree of freedom. डायनामिकल सिस्टम जिसके अंदर पार्टिकल्स मोशन में हो, कंटिन्यूअसली मोशन में हो। कॉन्फ़िगरेशन मींस कौन पार्टिकल कहां पर है सिस्टम में, तो कहां पर है, तो हर पार्टिकल के लिए मैक्सिमम 3-3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। हर एक पार्टिकल के लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, और n पार्टिकल्स है तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n। लेकिन ये 3n नंबर्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। व्हेन सिस्टम या पार्टिकल इज फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन इन मोशन। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3n बोला, व्हेन नो एनी रिस्ट्रिक्शन इन देयर मोशन। अब यदि उसके मोशन में रिस्ट्रिक्शन डालते हैं हम लोग, उस बात को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट ड्यूरिंग मोशन या कॉन्स्ट्रेंट ऑफ मोशन। अपनी भाषा में बोलें तो रिस्ट्रिक्शन ऑन मोशन। इसको मैकेनिक्स के लैंग्वेज में कॉन्स्ट्रेंट बोला जाता है, कॉन्स्ट्रेंट ड्यूरिंग मोशन। या इसी को आप समझो रिस्ट्रिक्शन इन मोशन। मोशन में रिस्ट्रिक्शन दो ही टाइप का होता है, या तो ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन हो मोशन में, पोजीशन पर रिस्ट्रिक्शन हो, कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट में रिस्ट्रिक्शन हो, या वेलोसिटी पर रिस्ट्रिक्शन हो। पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन पर रिस्ट्रिक्शन है तो बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन है। वेलोसिटी पर रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, फिजिकल रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं उसको। कर है सभी एग्जांपल के साथ बात करते हैं हम लोग। तो जनरली रिस्ट्रिक्शन ऑन मोशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल और फिजिकल। जैसे बोल दें कि पार्टिकल मोशन में तो है, लेकिन कैसे मोशन में है, तो मोशन है कि वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये एक ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन हुआ। और बोल दे कि नहीं नहीं, पार्टिकल तो एस्फेरिकल सरफेस के लॉन्ग मूव कर रहा है, यहां पर एक वेलोसिटी पर भी रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ जाता है अपने आप। यदि बोले कि ये स्फीयर पर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी पर भी रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ता है। स्फीयर पर तब मूव करेगा आपका पार्टिकल जब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए आपके पार्टिकल पर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg का एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा। तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स m लिखना मत अभी इसको, mg cos थीटा माइनस n, mg cos थीटा माइनस n, ये नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। लेकिन ये फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि वेलोसिटी एक सर्टेन वैल्यू से कम या ज्यादा कर दोगे तो फिर ये यदि इसमें इक्वल नहीं रहा, फिर मोशन स्फीयर पर नहीं हो पाएगा। कुछ भी वेलोसिटी से यहां चले पार्टिकल, वो संभव नहीं है। यदि स्फीयर से कांटेक्ट रखना है उसको,
इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना होगा उसको। जनरली कोई भी बॉडी और पार्टिकल का जो मोशन होता है फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होता ही है उसके मोशन में। या तो वो रिस्ट्रिक्शन या तो पोजीशन पर होगा या वेलोसिटी पर होगा। बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन में तो यहां पर तो पोजीशन पर रिस्ट्रिक्शन हो गया कि एक्स और वाई रिलेटेड होना चाहिए ऐसे ही। तो इसको कांस्टेंट ऑफ मोशन बोलते हैं। यदि उसके मोशन में कांस्टेंट है, पोजीशन पर रिस्ट्रिक्शन है, तो जितना रिस्ट्रिक्शन डालोगे उतने कम कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा उसके मोशन को डिस्क्राइब करने में। दैट इज उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कम जाएगा। पहले तो ये चीज क्या बोला, जनरली ऑल मोशन हैज सम रिस्ट्रिक्शन and this restriction will be either on position or velocity। दोनों एग्जाम्पल किया। स्फीयर पर वाला मोशन में वेलोसिटी पर भी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि इतना इतना ही, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए वेलोसिटी, तब सरफेस से कांटेक्ट में रह के मूव कर पाएगा वो। दिस रिस्ट्रिक्शन will be either on position or velocity or both। दोनों रिस्ट्रिक्शन एक साथ हो सकता है। then degree of freedom will reduced। number of degree of freedom will reduced। यदि k नंबर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन डालोगे तो नाउ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स 3n-k। जितने रिस्ट्रिक्शन डालोगे उतने ही कम कम कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। आप जब प्लेन में मूव कर रहा था कोई रिलेशन नहीं था एक्स और वाई में, अल्टर टाइप से मोशन था तो एक्स की भी जरूरत था वाई की भी जरूरत था, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मोशन सर्कुलर होना चाहिए, तो फिर एक्स और वाई रिलेटेड हो गया इस रिलेशन से। तो अब हमको ओनली एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा मोशन डिस्क्राइब करने में। कोई एक पता चलेगा तो दूसरा तो अपने आप इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो वेरिएबल एक ही को रहना, एक को ना ढूंढना पड़ेगा, दूसरा तो यहीं से निकल जाएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाता है, उतने ही कम इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा मोशन डिस्क्राइब करने में। तो वही देखना होता है कि कहां कहां रिस्ट्रिक्शन है, वो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन को ढूंढना होता है, कितने रिस्ट्रिक्शन है उतने ही कम इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा, उतने ही कम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगा उसके मोशन को डिस्क्राइब करने में। तो इफ k numbers of restriction are imposed on system, then we have to require only n minus k numbers of independent coordinates।
पहले दो ठो था, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत था तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। एक रिस्ट्रिक्शन डाला तो एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया, अब एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। जितना रिस्ट्रिक्शन डालोगे उतने वेरिएबल्स की कम जाएगा उसके मोशन को डिस्क्राइब करने में, तो दैट इज उतने ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कम जाएगा। यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो टोटल 3n नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत था। के नंबर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन डाला तो के नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट रिड्यूस हो जाता है। ये एक सिंपल एग्जांपल से तो देख रहे हो आप। पहले दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ा था, अब ये बात आपको दे दिया कि मोशन सर्कुलर है तो अब एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। और फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन है तो फिर 3n नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो जनरली लगभग सब मोशन में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होता ही है। अब बताओ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जितने बॉडी होता था सब पर इक्वेशंस अप्लाई करना ही पड़ता था। यहां पर वो बात नहीं होना है। यहाँ यहाँ पर जरूरी नहीं कि जितने भी बॉडी और पार्टिकल्स है उतने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे देखते जाइए, बाद में तो इक्वेशन भी स्केलर फॉर्म में आएगा। न्यूटन वाला इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में था, ये सब दिखेगा आपको। और इसमें हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये सब पूछा जाता है आपसे। यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कांस्टेंट ऑफ मोशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन। आप भी इसके बाद एक काम करना है, शायद वहां से है कि नहीं लेक्चर हम देख लेंगे, तो फिर एक और क्लास लेना पड़ेगा हमको, होगा ही। वो है टाइप्स ऑफ रिस्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट का टाइप, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। अब फेमस क्वेश्चन है ये। दो टाइप का कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस रिस्ट्रिक्शन, एक स्केलरोनोमस एंड रियोनोमस। फिर फिर दो टाइप का है, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक। ये चार चीज को समझना टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में। सब पर एक एक एग्जांपल्स दिखाएंगे कि ये एक मोशन है, बताओ इसमें कितने रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन स्केलरोनोमस टाइप का है कि रियोनोमस है, होलोनोमिक है कि नॉन होलोनोमिक है। तो ये सब चलेगा। और उसके बाद थोड़ा और करें ना ना, इधर सब क्लियर है ना बात? अभी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है सब, लेकिन अभी जो लोकली अभी जो बात किया गया वो सब समझ में आया। ठीक है, गौर तो नहीं कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है सब, क्या फ्यूचर में फायदा पहुंचाना है सब बात। रिस्ट्रिक्शन ऑन मोशन, कांस्टेंट ऑन मोशन। अब बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट जो मोशन में डालते हो रिस्ट्रिक्शन, उसका भी अपना एक इक्वेशन होता है जिसको इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट बोलते हैं। अभी आपको बोला हम कि ये रिस्ट्रिक्शन डालिए कि मोशन सर्कुलर पाथ पर है, इस बात को क्या किया, एक इक्वेशन से बताया ना। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। नहीं नहीं, मोशन पैराबोलिक है तो उसको भी तो ऐसे बताया ना, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट।
जो भी रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं उस रिस्ट्रिक्शन को भी मैथमेटिकली एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट को समझने के लिए पहले यही समझना है इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। तो जनरली रिस्ट्रिक्शन आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। रिस्ट्रिक्शन आर can be expressed into equation. It is called equation of constant. देखते चलो, आएगा पता चलेगा। अभी 4-5 क्लास तक क्या कर रहे हैं, खाली ये मैथमेटिकली सब कुछ खाली क्लियर करते चलना, क्यों हो रहा है सब बात वो नहीं पता चलेगा। जब एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, सिंपल पेंडुलम का मोशन डिराइव करेंगे, प्लैनेटरी मोशन, तब पता चलेगा कि वो सब क्या हो रहा था। शुरू में जो बात बोला कि न्यूटन के मैकेनिक्स में क्या प्रॉब्लम है, अभी जो मैकेनिक्स करने जा रहे हो क्या सुविधा पहुंचाएगा आपको, ये सब बात आइडिया कब आता है, आगे होना है वो अगला बात, पीछे बात किया, निचोड़ बात किया हम लोग पीछे पहले। लेकिन ये एक बार पूरा देखना होगा मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स को, और तब लास्ट में फिर जब रिवीजन में जाओगे तो वहां पर सब आसान नजर आने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा है ये, हम भी जब पहली बार देखे थे तो कुछ नहीं आइडिया, तो क्या किया, चलो यहाँ का जो मैथमेटिकल बात सब हो रहा है वो खाली क्लियर करते चले, कहाँ डिफरेंशिएशन हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये चीज पर खाली क्लियर करते चलना है। लेकिन इस स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों लिया, कैसे लिया, ये पूरा पढ़ने के बाद आइडिया आएगा। इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। सच एज सर्कुलर मोशन एक रिस्ट्रिक्शन हुआ, एग्जाम्पल में सर्कुलर मोशन एक रिस्ट्रिक्शन ऑन मोशन हुआ, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, इट इज इक्वेशन ऑफ, ये हुआ कांस्टेंट ऑफ मोशन, इसको बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ मोशन। और जब ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, मोशन सर्कुलर है, इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन, और उसको ऐसे लिखना, इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। एक एग्जांपल और देखिए, यदि कोई बॉडी मान लो इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन कर रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये बॉडी मूव कर रहा है इस पर, तो इस प्लेन का, मान लीजिए ये प्लेन इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं हम लोग, प्लेन के ये लॉन्ग एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, इस प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पर मूव करना, ये एक रिस्ट्रिक्टेड मोशन हुआ कि बॉडी ऑलवेज इज इन कांटेक्ट विथ inclined plane. Motion on inclined plane is a restrict motion along inclined plane.
इसको बोलेंगे हम लोग रिस्ट्रिक्शन ऑन मोशन। ये रिस्ट्रिक्शन कला है लैंग्वेज में, एक रिस्ट्रिक्शन या कांस्टेंट ऑफ मोशन। और रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन हुआ कि बॉडी ऑलवेज विल बी इन कांटेक्ट विथ इंक्लाइंड प्लेन। यहां का रिस्ट्रिक्शन ये हुआ। और चूंकि एक्स एक्सिस माने हो इस डायरेक्शन को, तो एक्स यहां पर वाई बराबर कांस्टेंट, ये एक इक्वेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन हुआ। इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। कहीं भी होगा बॉडी वाई ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, एक इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कहलाएगा। तो आएगा सिस्टम सब आएगा, जब वहां पर उस सिस्टम में ये दोनों बात डिस्कस करेंगे कि कोई बॉडी अब पार्टिकल होगा मोशन में होगा, पहले बात पूछेंगे कि बताओ यहाँ पर मोशन में रिस्ट्रिक्शन क्या है। फिर बोलेंगे इस रिस्ट्रिक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखोगे। यदि मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हो उस रिस्ट्रिक्शन को, तो उसी को इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट बोला जाता है। हम लोग बार बार सर्कुलर मोशन, पेंडुलम का मोशन, प्लैनेटरी मोशन, यही दो तीन एग्जांपल से सब डिफिनीशन को समझ रहे हैं। बुक सब में भी यही दो तीन को एग्जांपल सब उठा उठा के सब डिफिनीशन को समझाया गया रहता है। लेकिन जब अप्लीकेशन करने जाइएगा तो अलग अलग सिस्टम आएगा, मोशन अलग अलग टाइप का आएगा, वहां भी ये सब बात ढूंढा जा सकता है। हर बॉडी और सिस्टम के मोशन में दो काम तो करना है कि वहां का रिस्ट्रिक्शन क्या है वो पता कीजिए, उस रिस्ट्रिक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कीजिए। ज्यादा है नहीं, तीन तीन चार गो अपना सिलेबस में है ही, वो तीनों में बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शन है, उस रिस्ट्रिक्शन को मैथमेटिकली डिनोट कैसे करोगे। तो मेन मोटिव था यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन पढ़ना, टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। उससे पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है वो बात किए, फिर टाइप्स की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास